वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को स्वागत है। आज हम फिर से आप लोगों के लिए 2018 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन के सीरीज को लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने आप लोगों को 2017 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन पूरा फुल डिटेल के साथ उसको हम एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दिए थे। आज हमारा ये 2018 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है। किस सब्जेक्ट का? बायोलॉजी का। बायोलॉजी का 2018 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन के सीरीज को आज हम फिर एक नए सिरे के साथ, नए जोश के साथ, नए ऊर्जा के साथ आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे यहाँ। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 2018 का जो क्वेश्चन बैंक था और उसमें जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के क्वेश्चन बैंक में, कोई भी सब्जेक्ट हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या आर्ट सब्जेक्ट का कोई भी कुछ हो, या 10th का जो एग्जाम हुआ था 2018 का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देखिएगा, पूरा भास्ट और ट्विस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। जो कि आज हम लोगों ने 2018 के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2018 का बायोलॉजी सब्जेक्ट का लेकर के आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही सहायक सिद्ध ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखने को मिलेगा और बहुत वास्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा गया था। तो आप लोग शानदार तरीके से और ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हमने आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव से लेकर के आए हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहें और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का लाभ उठाएं। चूंकि 1 मार्क वाला, 2 मार्क वाला और 5 मार्क वाला क्वेश्चन यहाँ हम आप लोगों को बताएंगे। आज पूरा डिटेल से आप लोगों को एमसी के बारे में बताएंगे और एक फीमेल पूरे जीवन काल में कितने अंडे उत्सर्जित करते हैं, वही सब के डिटेल को आज हम बताने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए, मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहा आज का 2018 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का। पहला ऑब्जेक्टिव, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में, क्या बोल रहा है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। क्वेश्चन ये रहा हमारा कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 4000, ऑप्शन बी में है 400, ऑप्शन सी में है 40 और ऑप्शन डी में है 365। तो ऑप्शन के अनुसार मेरा, क्वेश्चन के अनुसार मेरा ऑप्शन होगा 400 अंडे। कौन, कितना अंडे? 400 अंडे। मतलब एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में 400 अंडे उत्पन्न करता है। लेकिन करेक्ट यदि कहा जाए कि कितना अंडे उत्सर्जित करता है, तो पूरा टोटल 416 अंडा उत्सर्जित करता है। यहाँ इसको हम मतलब इसके निकटतम मान को ले लिया है, 416 के निकटतम 400 ही ले लिया है। लेकिन करेक्ट देखा जाए तो 416 अंडाणु या अंडा उत्सर्जित करता है एक महिला पूरे जीवन काल में। लेकिन पूरे जीवन काल में नहीं, इसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि 32 वर्ष तक ये अंडे उत्सर्जित कर सकते हैं। एमसी के 32 वर्ष तक, एमसी के 32 वर्ष तक ही वह क्या कर सकते हैं, एक महिला अंडे को उत्सर्जित कर सकते हैं। ठीक, तो पूरे जीवन काल कहने का मतलब हुआ कि वह जब तक खत्म हो जाता है तब तक का बात कर रहा है। जैसे एमसी शुरू हुआ, तो एमसी कब शुरू होता है आप लोगों को पता होगा, 13 या 14 वर्ष के उम्र में किशोरावस्था से एमसी शुरू होता है। और इस 13 और 14 वर्ष की अवस्था से 32 वर्ष तक, 32 वर्ष तक यदि हम 13 से 14 वर्ष की अवस्था से 32 वर्ष तक जाएंगे तो कितना होगा, 45-50 के लगभग बीच होगा ईयर। तो उस ईयर तक में एक स्वस्थ महिला क्या करता है कि 416 अंडा उत्सर्जित करता है। तो यहाँ के ऑप्शन के अनुसार 400 हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि ये एमसी जो होता है किसमें, मेल में या फीमेल में? फीमेल में होता है। एमसी जो होता है जिसे हम लोग मासिक चक्र कहते हैं या रजोधर्म कहते हैं या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, जो भी कहिए, इसका साइकिल जो होता है वह 28 दिन का होता है। ये एमसी का जो साइकिल होता है यह कितने दिन का चक्र होता है, 28 दिन का ये चक्र होता है। और आपको पता होगा कि ये 28 दिन के चक्र में यह एक अंडाणु उत्सर्जित करता है। मतलब एक एमसी शुरू से जब तक बंद हो जाता है तब तक वह एक अंडाणु को उत्सर्जित करता है। एमसी के फर्स्ट एमसी के दौरान एक अंडाणु उत्सर्जित करता है। तो 28 दिन में एक अंडाणु उत्सर्जित किया तो प्रति वर्ष, एक वर्ष में कितना, लगभग 13 अंडाणु उत्सर्जित करता है। क्योंकि मंथ होता है कितना, 12 दिन,
एक ईयर होता है 12 मंथ का, तो एक ईयर 12 मंथ का, यहाँ देखिए दिन में तो यहाँ 28 साइकिल का 28 दिन है, और दिन कभी कभी हो जाता है 30 का 31 का, तो वह डेट बढ़ करके मतलब एक अंडाणु उत्सर्जित 28 दिन में कर रहा है, तो प्रति वर्ष लगभग 13 अंडाणु उत्सर्जित करता है एक महिला। तो एमसी जब से शुरू हुआ तब से का बात हो रहा है कि 28 दिन तक में एक अंडाणु उत्सर्जित करता है, तो वह प्रति वर्ष लगभग 13 अंडाणु उत्सर्जित कर रहा है। तो यह 13 अंडाणु जो उत्सर्जित कर रहा है, यहाँ देखिए, तो वह फीमेल क्या करता है, एमसी शुरू से 32 वर्ष तक ही अंडाणु उत्सर्जित होती है। ये तो हम बताए थे आप लोगों को कि फीमेल में क्या होता है कि एमसी के शुरू से 32 वर्ष तक ये अंडाणु उत्सर्जित कर सकता है एक स्वस्थ महिला। एमसी शुरू से मतलब 12 से 13 वर्ष के बाद और 32 वर्ष तक ही, इसका मतलब 45 से 50 ईयर तक ये क्या कर सकता है, अंडाणु उत्सर्जित कर सकता है। तो 12-13 वर्ष से लेकर के 45-50 वर्ष के बीच जो वर्ष होता है वह 32 वर्ष तक इसका लिया जाता है। तो 32 एक वर्ष में यदि 13 अंडाणु उत्सर्जित कर रहा है कोई स्वस्थ महिला, तो 32 वर्ष में कितना अंडाणु उत्सर्जित करेगा, तो 32 इंटू 13 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 416 अंडाणु। इसी को यहाँ पूछा गया है कि 400 लगभग में कितना, 400 यदि पूरा कुल पूछा जाए तो 416 अंडाणु उत्सर्जित करता है कौन, फीमेल, एक स्वस्थ महिला। तो ये तो हम लोग समझ गए, एमसी या मासिक चक्र जो होता है या 28 दिन का साइकिल होता है, और वह 28 दिन के पीरियड में ही एक अंडाणु उत्सर्जित करता है। जब 28 दिन के पीरियड में एक अंडाणु उत्सर्जित करता है तो प्रति वर्ष लगभग एक वर्ष में वह 13 अंडाणु उत्सर्जित कर रहा है। जब वह 13 अंडाणु उत्सर्जित कर रहा है तो फीमेल एमसी के शुरू से 32 वर्ष तक बताया गया कि वह अंडाणु उत्सर्जित कर सकता है। तो 32 वर्ष गुना 13 कर देंगे, चूंकि एक वर्ष में 13 अंडाणु उत्सर्जित कर रहा है, तो 32 वर्ष में कितना अंडाणु उत्सर्जित करेगा, 416 अंडाणु। यही क्वेश्चन में पूछा गया। अब हम लोग एक बात और जान ले जो कि पूछा जाता है कि रजोदर्शन किसे कहते हैं और रजो निवृत्ति किसे कहते हैं। जिसे रजोदर्शन को हिंदी में कहते हैं मेनार्की, और रजो निवृत्ति को कहते हैं मेनोपॉज। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ट्रिक है यहाँ कि रजोदर्शन करने का मतलब हुआ कि एमसी का दर्शन हो रहा है, मतलब एमसी का प्रारंभ हो रहा है, एमसी का शुरुआत हो रहा है। तो दर्शन का मतलब होता है कि प्रारंभ होना, शुरुआत होना। कोई भी यदि एक बार दर्शन दे रहा है तो इसका क्या मतलब, या आप मतलब शुरू या फर्स्ट बार दर्शन दे रहे हैं, तो क्या एमसी जो होता है या मेनार्की जो होता है वह बाल्यावस्था में या किशोरावस्था कह सकते हैं। फीमेल में जब किशोरावस्था आता है 12 या 13 वर्ष के बाद, या 12-13 वर्ष से ही प्रारंभ हो जाता है किशोरावस्था, तो तब से क्या प्रारंभ हो जाता है, एमसी प्रारंभ हो जाता है। 12 या 13 वर्ष के बाद से फीमेल में या बालिका कह सकते हैं, उसमें किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है 12 से 13 वर्ष तक, और उसी किशोरावस्था के दौरान ही क्या होता है, एमसी प्रारंभ हो जाता है किसी बालिका या किसी लड़की में। तो प्रथम एमसी को यहाँ पूछा रजोदर्शन या मेनार्की किसे कहते हैं, तो प्रथम बार जब एमसी होता है तो उसे प्रथम बार के एमसी को रजोदर्शन या मेनार्की कहते हैं। और ये जो रजोदर्शन मेनार्की होता है यह बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में होता है। वह ईयर होता है 12 से 13 वर्ष का ईयर होता है। तो क्या दर्शन करने का मतलब फर्स्ट बार हो रहा है, प्रथम बार हो रहा है, इसका मतलब प्रथम बार के एमसी को क्या कहते हैं, रजोदर्शन, जिसे मेनार्की कहते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं रजो निवृत्ति क्या, जिसे मेनोपॉज कर, यानी कि पॉज का मतलब होता है बंद करना। क्या पॉज का मतलब क्या होता है, बंद करना। तो रजो निवृत्ति जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, पॉज मतलब होता है बंद होना। तो हम लोगों को पता है कि फीमेल में क्या होता है कि 45 से 50 वर्ष तक के बाद क्या होता है कि एमसी बंद हो जाता है, मतलब एमसी जो हो रहा है वह बंद हो जाता है। इसीलिए अंतिम एमसी को कहते हैं मेनोपॉज। अंतिम बार जब एमसी हो रहा है और उसके बाद एमसी नहीं होगा, तो इसका मतलब अब एमसी बंद हो रहा है, मतलब ये जो है मासिक चक्र जो है, या रजोधर्म कह सकते हैं, या ऋतुस्राव चक्र कह सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हैं। 28 दिन का जो साइकिल था वह तो अब 45 से 50 वर्ष की उम्र तक में वह बंद हो रहा है। तो इसका मतलब पॉज हो रहा है, क्या हो रहा है, मेनोपॉज, मतलब पॉज हो रहा है। रजो, जिसे हिंदी में रजो निवृत्ति कहते हैं, इंग्लिश से यदि हम पकड़ेंगे तो मेनोपॉज होता है। पॉज मतलब होता है बंद होना। तो 45 से 50 वर्ष के इसमें क्या होता है, एमसी बंद हो जाता है या पॉज होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या कि एमसी का अंतिम
स्थिति या एमसी बंद होने की स्थिति, जब एमसी का अंतिम चरण होता है तब उसे कहते हैं मेनोपॉज। और रजोदर्शन जिसे मेनार्क कहते हैं वह क्या होता है, जब शुरू होता है एमसी, जब प्रथम बार शुरू होता है तब उसे कहते हैं रजोदर्शन, मतलब प्रथम बार एमसी को रजोदर्शन कहते हैं और एमसी के अंतिम स्थिति को मेनोपॉज कहते हैं। तो क्या महिला में जो होता है मेनोपॉज, मतलब एमसी कब तक बंद हो जाता है, 45 से 50 वर्ष तक क्या होता है एमसी बंद हो जाता है। यदि एमसी बंद हो गया तो क्या होगा, अंडाणु उत्सर्जन करना बंद हो गया। अंडाणु जो यहाँ उत्सर्जित हो रहा है, तो जब एमसी हो रहा है तभी तो अंडाणु उत्सर्जित हो रहा है। क्या होगा, जब 45 से 50 वर्ष के बाद किसी महिला में एमसी बंद हो रहा है, इसका मतलब है कि अंडाणु उत्सर्जित होना भी बंद हो रहा है। जब अंडाणु उत्सर्जित होना बंद हो रहा है तो 45 या 50 वर्ष के बाद वह किसी संतान को जन्म नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि एमसी बंद हो रहा है। और एमसी जब बंद हो रहा है तब क्या हो रहा है, अंडाणु तो उत्सर्जित नहीं हो रहा है। और अंडाणु उत्सर्जित नहीं हो रहा है तो वह क्या करेगा, आगे जो आने वाला संतान होगा उसको वह जन्म नहीं देगा। मतलब 45 से 50 वर्ष के बाद वह संतान को जन्म देना बंद हो जाता है हर किसी महिला में 45 या 50 वर्ष के बाद। अब चलते हम लोग थोड़ा सा मेल में। मेल में क्या होता है कि मेल में तो एमसी तेमसी का कोई झंझट है नहीं। तो मेल में क्या होता है, स्पर्म जो बनता है यह 70 से 80 वर्ष तक बनता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है कि मेल जिसे हम लोग नर कहते हैं, पुरुष कहते हैं, उसमें क्या होता है कि 70 से 80 वर्ष तक क्या होता है, स्पर्म बनते रहता है। ठीक, लेकिन कह सकते हैं कि मेल में मतलब पूरा एज तक जो है वह स्पर्म बनते रहता है, लेकिन 70 से 80 तक स्पर्म नॉर्मल है होता है, मतलब बनता रहता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 वह स्पर्म बनना धीरे 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 बंद हो जाता है, लेकिन बनते रहता है। पूरे जीवन काल में स्पर्म बनते रहता है, किसमें, मेल में। लेकिन 70 से 80 वर्ष तक में उसका स्पर्म जो बनते रहता है वह कन्फर्मली है कि वह यदि किसी महिला के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, कॉपुलेशन करता है, तो वो नए संतान को जन्म दे सकता है। लेकिन हाँ, महिला होना चाहिए 45 से 50 वर्ष के कम उम्र वाला। तब जो है कोई भी 70 से 80 वर्ष के मेल जो होता है वह संतान उत्पन्न कर सकता है किसी 45 से 50 वर्ष के कम महिला के साथ यदि कॉपुलेशन करता है तब। लेकिन स्पर्म जो है मेल में 70 से 80 वर्ष तक बनते रहता है, वह एक्टिव रहता है उस टाइम में, 70 से 80 वर्ष के टाइम। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे स्पर्म बनना बंद हो जाता है, लेकिन बनते रहता है पूरे जीवन काल मेल में। लेकिन अंडाणु जो बन रहा है फीमेल में, वह 45 से 50 वर्ष के बाद अंडाणु बनना बंद हो जाता है हर किसी महिला में। क्यों, क्योंकि एमसी बंद हो रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। तो आप लोग यहाँ का जितने भी डिटेल हम दिए अभी आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या कितनी होती है, 400 होती है। यदि पूरा टोटल पूछा जाए करेक्ट तो 416। एमसी जो मासिक चक्र होता है वह 28 दिन का साइकिल होता है। वह 28 दिन के साइकिल चक्र के दौरान एक अंडाणु उत्सर्जित करता है, तो प्रति एक वर्ष में 13 अंडाणु उत्सर्जित कर रहा है, तो 32 वर्ष में कितना करेगा, 416 करेगा। रजोदर्शन जब एमसी प्रारंभ होता है तो प्रथम एमसी को क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। वह 12 से 13 वर्ष के उम्र के बाद किसी बालिका में प्रारंभ हो जाती है। और रजो निवृत्ति जिसे मेनोपॉज कहते हैं, या किसी महिला में 45 से 50 ईयर तक रहता है और उसके बाद एमसी बंद हो जाता है। फीमेल में एमसी के शुरू से 32 वर्ष तक ही अंडाणु उत्सर्जित होता है और टोटल अंडाणु 416 अंडाणु उत्सर्जित होता है। मेल में स्पर्म बनते रहता है 70 से 80 वर्ष तक और फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है। लेकिन मेल में जन्म से लेकर मृत्यु तक स्पर्म बनते रहता है। ये ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है दूसरा नंबर, गर्भाशय जिसे हम लोग यूटेरस या बच्चादानी कहते हैं। गर्भाशय को क्या कहते हैं, यूटेरस या बच्चादानी। ये किस में होता है, फीमेल में होता है। तो पूछा गया है कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति जिसे आईयूडीएस कहते हैं होने का मुख्य कारण है। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से पूछा जाता है कि गर्भाशय में कॉपर टी जो स्थापित किया जाता है, जो लगाया जाता है, वह एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का इसका क्या मुख्य कारण है। कॉपर टी का मेन कारण क्या है जो कि उसे गर्भाशय में लगाया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार ध्यान दीजिएगा कि शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी। जब गर्भाशय में कॉपर टी लगाया जाता है जिसे आईयूडीएस कहते हैं, तो उससे क्या होता है, शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी होती है, या शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी होती है, या सी में है गर्भाशय में
कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि होती है, और इनमें से सभी डी में क्या है, इनमें से सभी है। और जब पता होगा आप लोगों को, फीमेल के यूटेरस में जब गर्भाशय में कॉपर टी लगाया जाता है तो ये क्या होता है, एक प्रभावी अंतः गर्भाशय युक्ति, जिसे आईयूडीएस कहते हैं। आईयूडीएस कहने का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मतलब यूटेराइन मतलब यूटेरस के अंदर, यूटेरस के अंदर, इंट्रा मतलब होता है अंदर, उस डिवाइस युक्ति को लगाना या सेट करना क्या कहलाता है, आईयूडीएस कहलाता है। तो कॉपर टी क्या है, एक प्रभावी अंतः गर्भाशय युक्ति आईयूडीएस है। कॉपर टी एक प्रभावी आईयूडीएस के अंतर्गत आता है, और इसका मेन या मुख्य कारण यह है, गर्भाशय में जो लगाया जाता है, जब इसे लगाया जाता है गर्भाशय के अंदर तो शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कॉपर टी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉपर टी निषेचन को रोक देता है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया। कॉपर टी क्या करता है, यह निषेचन की क्रिया को रोक देता है। अंडाणु शुक्राणु से मिलेगा, स्पर्म ओवम से मिलेगा, लेकिन क्या होगा कि एक दूसरे से निषेचन की क्रिया नहीं करेगा। ठीक, तो कॉपर टी निषेचन की क्रिया क्या करता है, रोक देता है। अंडाणु निकलेगा, शुक्राणु निकलेगा, लेकिन क्या होगा, दोनों में निषेचन की क्रिया नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। तो गर्भाशय में कॉपर टी लगाने का मेन कारण यही होता है कि निषेचन क्षमता में कमी हो जाती है, निषेचन होबे नहीं करता है, और शुक्राणु की गतिशीलता में कमी। तब क्या होता है, कॉपर टी जब लगाया जाता है गर्भाशय में, तब क्या होता है, शुक्राणु जो गति करते रहता है उसकी गतिशीलता में भी कमी आती है। और कॉपर आयन, चूंकि कॉपर टी लगाया तो उससे क्या होता है, कॉपर आयन मोचित होता है, कॉपर आयन उससे रिलीज होता है, स्रावित होता है, किससे, कॉपर टी से। और कॉपर टी से जो कॉपर आयन रिलीज होता है, मोचित होता है, वह क्या करता है, शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया वृद्धि, मतलब जितना भी शुक्राणु होता है सबको वह नष्ट कर देता है, खराब कर देता है। कौन, कॉपर आयन। चूंकि कॉपर टी से कॉपर आयन स्रावित होता है, वह क्या करता है, शुक्राणु जो स्रावित होता है, मतलब शुक्राणु जब बन करके मेल से फीमेल के बॉडी में प्रवेश करता है, यूटेरस में प्रवेश करता है, तब क्या होता है, शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया में कॉपर टी कॉपर आयन मोचित करके उसको क्या करता है, भक्षाणु क्रिया में वृद्धि कर देता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी। मतलब शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी हो जाएगा, शुक्राणु की गतिशीलता में कमी होगा, और गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि होगा। इसलिए इसका ऑल ऑफ दिस और सभी इसका ऑप्शन होगा और आंसर होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, आईयूडीएस क्या है, जिसे यहाँ बताएगा अंतः गर्भाशय युक्ति, ये होते क्या है, आईयूडीएस जिसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा मतलब होता है अंदर, यूटेराइन मतलब यूटेरस के अंदर इस डिवाइस को क्या कर देना, सेट कर देना। किस डिवाइस को, कॉपर टी। क्योंकि आईयूडीएस अंतः गर्भाशय युक्ति के अंतर्गत इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के अंतर्गत कॉपर टी आता है, कॉपर 7 आता है, लिपेस लूप आता है, LNG20 आता है, मल्टीलोड 375 आता है। आईयूडीएस अंतः गर्भाशय युक्ति के अंतर्गत, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल कभी कभी पूछा जाता है, कॉपर टी आता है, कॉपर 7 आता है, लिपेस लूप आता है, LNG20 आता है, मल्टीलोड 375 आता है। यह किसका एग्जाम्पल है, आईयूडीएस का एग्जाम्पल है। अब यहाँ देखिए आईयूडीएस जो लगाया जाता है किसमें, गर्भाशय में, यूटेरस में, यह लगाने का मेन कारण क्या, यदि कोई भी महिला, कोई भी फीमेल दो बच्चे के बीच के अंतराल को बढ़ाना चाहता है, दो बच्चे के बीच के अंतराल को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। यदि कोई भी बच्चा मतलब ये 2021 में जन्म लिया है, तो वह चाह रहा है कि मतलब 1 वर्ष के बाद नहीं हो दूसरा बच्चा, वह कब हो, 5 वर्ष के बाद हो, मतलब 2025 में हो। अभी जैसे 2021 में हुआ है, 21 में, और वह 25 में चाहता है कि मतलब अगला संतान जो वह हमारा क्या हो, 2025 में, उसके लिए वह क्या यूज करता है, आईयूडीएस यूज करता है। उसके लिए कॉपर टी जो होता है यह बहुत ही प्रभावी क्या होता है, आईयूडीएस होता है। मतलब दो संतान के बीच यदि हम क्या करना चाहते हैं कि उसकी जन्म की अंतराल को बढ़ाना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आईयूडीएस का यूज किया जाता है। और उस आईयूडीएस में कॉपर टी एक अंतः गर्भाशय युक्ति होता है, और यह प्रभावी अंतः गर्भाशय युक्ति होता है। कौन, कॉपर टी। तो ये क्या करता है आईयूडीएस, दो बच्चों के बीच लंबा अंतराल करता है, मतलब जितना वर्ष
बाद आप चाहते हैं कि नया संतान उत्पन्न हो तो उतना दिन पे आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको आईयूडीएस यूज करना होगा। उसके बाद है कि आईयूडीएस क्या होता है, ये सभी आईयूडीएस निषेचन को रोक देता है। क्या करता है, स्पर्म बनेगा, ओवम बनेगा, लेकिन दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगा। तो आईयूडीएस का मेन काम यही है कि दो बच्चों के बीच समय अंतराल को बढ़ा देना। और ये जो होता है आईयूडीएस क्या करता है कि यह निषेचन की क्रिया को रोक देता है, और निषेचन की क्रिया जब रोक जाएगा तो नया संतान उत्पन्न ही नहीं होगा। और यहाँ देखिए ये क्वेश्चन हम बताए थे अभी, कॉपर टी क्या करता है, निषेचन की क्रिया को रोक देता है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन अभी 2018 में पूछा गया। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है, इनमें से सभी इसका ऑप्शन हो। अगला ऑब्जेक्टिव है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव शुक्राणु इनमें से कौन है। हमको पता है कि मेल एवं फीमेल में क्या होता है, एक्स एवं वाई क्रोमोसोम होता है, एक्स एवं वाई क्रोमोसोम होता है। तो मेल के लिए स्पेशली एक्स वाई दोनों जिम्मेवार होता है, और फीमेल में क्या होता है कि सिर्फ एक्स एक्स ही होता है। मेल में एक्स वाई दोनों, और फीमेल में एक्स एक्स ही होता है। कौन सा, गुणसूत्र होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। तो इसका हो जाएगा ए में देखिए गुणसूत्र 21 एवं वाई, गुणसूत्र 21 एवं वाई, गुणसूत्र 1 एवं एक्स, गुणसूत्र 1 एवं वाई। डी में है गुणसूत्र एक्स एवं वाई, गुणसूत्र 21 एवं वाई, गुणसूत्र 1 एवं एक्स, गुणसूत्र 1 एवं वाई, गुणसूत्र एक्स एवं वाई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, गुणसूत्र 1 एवं वाई। किसका, ये 3 नंबर का। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है, तो हो जाएगा गुणसूत्र 1 एवं वाई। ये ऑप्शन सी नंबर सही होगा, ऑप्शन सी, गुणसूत्र 1 एवं वाई, इसका सी ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया 2013 के क्वेश्चन बैंक में, ध्यान दीजिएगा और जाके देख सकते हैं 2013 क्वेश्चन बैंक में। वहां पूछा गया है कानों पर जो बाल होता है, कान पर जो बाल होता है मेल में, तो कानों पर जो बाल होता है उसकी बहुलता का जीन क्या होता है, वह गुणसूत्र होता है। कौन सा, वह गुणसूत्र के कारण ही क्या होता है, कानों पर बाल होता है। तो कानों पर बाल की बहुलता का जीन वह क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, वह क्रोमोसोम पर क्या होता है, प्रेजेंट, उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन 2013 क्वेश्चन बैंक में पूछा गया। अगला ऑब्जेक्टिव है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से, ध्यान दीजिएगा, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। ये क्वेश्चन हम लोग 2016 के क्वेश्चन बैंक में भी किए थे। अभी हम लोग 2018 क्वेश्चन बैंक पे है। 2016 के क्वेश्चन बैंक में हम आप लोगों को बताए थे ये क्वेश्चन कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। तो वहां हम बताए थे डाउन सिंड्रोम वाली बीमारी होती है। इस डाउन सिंड्रोम में होता क्या है कि इसमें होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 2n तो होता है, चूंकि जाइगोट 2n होता है, द्विगुणित होता है, जिसकी कुल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, 2n 46। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो 46 था ही, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ गया, कितना हो गया, 47। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है डाउन सिंड्रोम में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 47 होती है। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है टर्नर सिंड्रोम जो होता है किसके अंतर्गत आता है, तो 2n+1 होता है ट्राइसोमी, और 2n-1 होता है मोनोसोमी। 2n-1 क्या होता है, मोनोसोमी होता है। तो टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी का एग्जांपल है। और इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या होता है, घट जाता है। 46 तो रहता ही है, चूंकि स्वस्थ मानव में क्या होता है 46 गुणसूत्र रहता है। जब टर्नर सिंड्रोम वाला बीमारी होता है तो क्या होता है कि उसमें से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम घट जाता है। तो 46 था ही, एक घट गया, कितना हो गया, 45। तो कभी कभी और 2 या 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन कि टर्नर सिंड्रोम में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। आप जाकर देख सकते हैं 2 या 3 तो ईस्वी में आप पूछ दिया है कि टर्नर सिंड्रोम में कुल कितने
गुणसूत्र होते हैं 45। ये 2021 के क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम वाला। अगला है, यहाँ देखिए एक बार क्लाइनफेल्टर के बारे में हम देख लेते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? ये भी एक प्रकार के ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाता है, 2n+1 हो जाता है, और 2n+1 होता है तो वह ट्राइसोमी का एग्जाम्पल होता है। तो डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम का एग्जाम्पल है, और टर्नर कहते हैं। डाउन सिंड्रोम एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, और टर्नर सिंड्रोम 2n-1 होता है, यह मोनोसोमी का एग्जाम्पल है। तो क्लाइनफेल्टर में क्या होता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाता है, इसमें क्या होता है कुल क्रोमोसोम 47। तो ध्यान दीजिएगा कि ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम क्या होता है, कुल क्रोमोसोम संख्या 47 हो जाता है, और टर्नर सिंड्रोम में कुल क्रोमोसोम संख्या 45 हो जाता है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, और ये क्वेश्चन 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, तो डाउन सिंड्रोम होती है। यह क्वेश्चन 2018 के साथ साथ 2016 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, आप जाके वहां देख सकते हो। तो इस इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिएगा, और ये जो बताया तो इसका सी नंबर गुणसूत्र 1 एवं अगला ऑब्जेक्टिव 5 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव है। एक बालक का रुधिर वर्ग क्या है, ओ है। ब्लड ग्रुप जिसे रुधिर वर्ग कहते हैं वह ओ है। एक बालक का रुधिर वर्ग क्या है, ओ है, तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग क्या है, बी है। ध्यान दीजिएगा, एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है एवं उस बालक के पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो इसके पिता का जीन प्रारूप, इसके पिता का जीन प्रारूप बोलना है कि इनमें से क्या होगा। ध्यान दीजिए, एक बालक तथा रुधिर वर्ग, एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा, जीन प्रारूप बोल रहा है। तो आई ओ या आई ओ, मतलब आई ओ ए में, बी में आई ओ बी ओ, सी में आई बी आई बी, और डी में आई ए। तो इसका जीन प्रारूप जो अनुपात होगा, किसका, पिता का जीन प्रारूप अनुपात जो होगा वह होगा आई ओ बी ओ। ये इसका बी नंबर का ऑप्शन होगा। एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा, आई ओ बी ओ। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको डिटेल में हम लोग जब ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आप लोगों को डिटेल से बताया जाएगा ये जो हुआ ये कैसे होता है और जीन प्रारूप अनुपात कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए इसका ऑप्शन ए आई ओ बी ओ ऑप्शन होगा, मतलब बी इसका सही और करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे है एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, यहाँ से कई बार पूछा गया है, कई बार किस्में में, कि रुधिर वर्ग ए बी जो होता है, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। क्या होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। माइनस एंटी मतलब होता है अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। तो रुधिर वर्ग ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा रुधिर वर्ग ओ में क्या होता है, एंटीजन अनुपस्थित होता है। क्या, एंटीजन अनुपस्थित होता है। तो रुधिर वर्ग ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, ए बी एन, ए से एंटी, बी से बॉडी, तो ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित ध्यान रखिएगा, उपस्थित नहीं, अनुपस्थित। तो ए से एंटी, बी से बॉडी, तो ए बी में क्या होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है, तो ओ में क्या होगा, एंटीजन अनुपस्थित हो जाएगा। रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन अनुपस्थित हो जाएगा, और रुधिर वर्ग ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा, ये भी और ये भी, यहाँ से ऑब्जेक्टिव कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया। आप जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। ए बी पॉजिटिव जो है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वग्राही, तो ए बी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं सर्वग्राही ब्लड ग्रुप। मतलब यह सभी से ब्लड ले सकता है, लेकिन देगा तो सिर्फ ए बी पॉजिटिव, सभी ब्लड ग्रुप वाले से ये ब्लड ले सकता है। लेकिन ओ नेगेटिव जो है यह सर्वदाता, ये सभी को दे सकता है। सर्वदाता कहने का मतलब ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है, लेगा तो सिर्फ ओ बी नेगेटिव से। तो ओ क्या, ओ नेगेटिव, तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव को कहा जाता है, और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, और ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीजन अनुपस्थित होता है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा
IOBO ध्यान में रखिएगा। और आगे का ऑब्जेक्टिव फिर नंबर 6 से फिर अगले पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए पार्ट 1 को आप लोग बढ़िया और शानदार तरीके से देखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक क्वेश्चन सब आए, जिससे कि क्या हो कि यहाँ से क्वेश्चन फंसे तो आप लोग हमारे चैनल का प्रचार भी करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि इससे होगा क्या, यदि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो स्वाभाविक अपने आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्त के साथ बिना कहे ही आप शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों से प्रेशर भी नहीं दे रहे हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बढ़िया लगेगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे का पार्ट 2 आएगा, जिसमें और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब लेकर के आएंगे 2018 क्वेश्चन बैंक में। चूंकि आप लोग को पता होगा कि ये जो 2018 का क्वेश्चन बैंक है, ये थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन बैंक है, और यहाँ बहुत ही ट्विस्ट ऑब्जेक्टिव सब, सब्जेक्टिव सब 5 मार्क वाला जितना भी था 2018 क्वेश्चन बैंक में बहुत ही फास्ट डाला हुआ है, ट्विस्ट डाला हुआ है क्वेश्चन बैंक। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, हम आप लोगों के साथ हैं और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।